स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सन और स्टार्स की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है वो किन रिएक्शंस की वजह से हासिल होती है, वो मैंने आपको बताया था कि उस एनर्जी को कहते हैं स्टेलर एनर्जी। और वो किन रिएक्शंस की वजह से हमारे पास आती है स्टेलर एनर्जी, फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से। और जो फ्यूजन रिएक्शंस सूरज और स्टार्स के अंदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड जो रिएक्शन की टाइप होती है वो कहलाती है कार्बन साइकिल रिएक्शंस, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि सूरज के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट है हाइड्रोजन की कि अबाउट 30 बिलियन ईयर्स, ठीक है, अबाउट 30 बिलियन ईयर्स तक, ठीक है, अबाउट 30 बिलियन ईयर्स तक सूरज के अंदर ये रिएक्शंस हो सकते हैं और 30 बिलियन ईयर्स तक एनर्जी एमिट आउट होती रहेगी सूरज में से। तो स्टूडेंट्स ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई कि कितनी ज़्यादा अमाउंट है सूरज के अंदर हाइड्रोजन की, कि जिसकी वजह से कितने अरसे तक उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि उसमें से एनर्जी एमिट आउट हो सकती है उस हाइड्रोजन की प्रेजेंस से, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप थी रिएक्शंस की, ठीक है, जो हमारे पास साइकिल थे, पहला हमारे पास साइकिल था प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल रिएक्शंस, ठीक है, कार्बन साइकिल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस के अंदर ये होता है कि जो हाइड्रोजन है वो बर्न होती है, हीलियम इसके अंदर बनती है, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियर बनता है इसके अंदर, और एनर्जी कितनी इसमें एमिट आउट होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन को यहाँ पे मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, कार्बन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैटलिस्ट से मुराद ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद तो चेंज ना हो, ठीक है, यानी कि परमानेंट चेंज उसके अंदर ना आए जब वो रिएक्शन में यूज हो रहा हो, लेकिन वो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्पीड्स अप द रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जिस रिएक्शन में ये इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, ये स्पीड अप करेगा उस रिएक्शन को। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं इस साइकिल में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन रिएक्शंस में कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 6 रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ, ठीक है, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें मिलता है अनस्टेबल नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 13, एटॉमिक नंबर होता है 7, और ये नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं स्टार से शो कर रही हूँ कि ये अनस्टेबल है। साथ ही एक गैमा फोटोन भी एमिट आउट होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोन है वो मैसलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, और साथ ही एनर्जी भी एमिट आउट होती है, जिसको मैं यहाँ पे Q1 से डिनोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन एमिट आउट हुआ है वो मैंने आपको बताया है कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो चूंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए ये आगे कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन 13 7 में, सॉरी कार्बन 13 6 में, ठीक है, और साथ ही एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी एमिट आउट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल से मुराद ये है कि ये पॉजिट्रॉन एमिट आउट हुआ है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है लेकिन चार्ज उससे ऑपोजिट होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ ही एक न्यूट्रिनो भी एमिट आउट होता है। न्यूट्रिनो एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, और साथ ही एनर्जी एमिट आउट होगी जिसको मैं Q2 से डिनोट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन 13 बना है ये फिर रिएक्ट करेगा प्रोटॉन के साथ, ठीक है, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, और आगे हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन 14 7, ठीक है, साथ ही एक गैमा फोटोन भी एमिट आउट होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन 14 7 बना है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन 14 जो है ये फिर रिएक्ट करेगा एक प्रोटॉन के साथ, और हमारे पास आएगा रिजल्ट में ऑक्सीजन 15 8, ठीक है, प्लस गैमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन आया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने एनर्जी नहीं लिखी, ये जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है इसके साथ जो एनर्जी है उसको मैं Q3 से डिनोट कर देती हूँ, और जो हमारे पास
फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी आएगी जो कि हमारे पास यहाँ पे Q4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आई है, ठीक है, ऑक्सीजन 15, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन 15 7, ठीक है, प्लस एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट आउट होगा यानी कि पॉजिट्रॉन एमिट आउट होगा, और साथ ही न्यूट्रिनो एमिट आउट होगा और कुछ एनर्जी भी एमिट आउट होगी जिसको मैं यहाँ पे Q5 से डिनोट कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास नाइट्रोजन 15 आया है, ठीक है, नाइट्रोजन 15 जो आया है वो रिएक्ट करेगा फिर एक प्रोटॉन के साथ और हमारे पास रिजल्ट में आएगा कार्बन 12 6 प्लस हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी Q6, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी एमिट आउट होगी उसे मैं डिनोट कर देती हूँ Q6 से। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम देगा, यानी कि उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा बल्कि वो सिर्फ एक प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ठीक है, यानी कि जब कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करें तो वो स्पीड अप करेगा सिर्फ प्रोसेस को। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में भी हमारे पास कार्बन 12 था तो एंड में हमारे पास कार्बन 12 आ गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि कार्बन के अपने अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स जब हम इन सब रिएक्शंस को एड अप करें, ठीक है, इनका जब सम लें तो हमारे पास आता है कार्बन 12 6, ठीक है, प्लस 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 प्रोटॉन्स थे प्लस अनस्टेबल नाइट्रोजन भी था, ठीक है, यहाँ पे उसे स्टार से डिनोट शो कर देती हूँ, और कार्बन 13 6 भी था, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन 14 7 था, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 15 8 प्लस नाइट्रोजन 15 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद राइट हैंड साइड पे जो था उसे मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आगे जगह मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 13 7, ठीक है, ये भी हमारे पास अनस्टेबल था, प्लस 3 गैमा पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि गैमा फोटॉन्स, प्लस कार्बन 13 6, ठीक है, प्लस 2 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स यानी कि 2 पॉजिट्रॉन्स, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई प्लस 2 न्यूट्रिनोज प्लस नाइट्रोजन 14 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे फर्दर मैं लिख रही हूँ इससे आगे प्लस नाइट्रोजन 15 7 प्लस कार्बन 12 6 प्लस ऑक्सीजन 15 8 प्लस Q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q है ये टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, यानी कि Q इक्वल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो हमारे पास टोटल रिएक्शन मतलब कि आया है वहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखें हमारे पास यहाँ पे कार्बन 12 6 है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से कट जाएगा, अनस्टेबल नाइट्रोजन से कट जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन 13 से कट जाएगा, नाइट्रोजन 14 से कट जाएगा, फिर हमारे पास ऑक्सीजन से यहाँ पे कट जाएगा और नाइट्रोजन से कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ अब बच गया है लेफ्ट हैंड साइड पे कि 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स वो हमारे पास देते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई प्लस 3 गैमा, ठीक है, प्लस 3 गैमा प्लस 2 न्यूट्रिनोज प्लस 2 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स प्लस एनर्जी Q, जहाँ पे जो एनर्जी Q है ये इक्वल होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 4 प्रोटॉन से हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ पे बना है फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोटॉन साइकिल में भी 4 प्रोटॉन्स की मदद से हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई बन रहा था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने स्टार्स के अंदर होने वाले कार्बन साइकिल रिएक्शंस को स्टडी किया है।